करेंगे हर खबर के पीछे की पड़ताल, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता बताएंगे कि क्या है इन खबरों के मायने। तो आइए शुरुआत करते हैं रिपोर्ट एट 10 की। और रिपोर्ट एट 10 में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सबसे पहले बात करेंगे मन की बात एट 130। युवा जागे, वोट पड़े, लोकतंत्र मजबूत खड़ा रहे। इस खबर के मायने क्या है हमारे संवाददाता आपको बताएंगे। साथ ही राष्ट्रपति का संदेश गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितना महत्वपूर्ण है। विकास, समावेशन और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प बताएंगे इसके मायने भी। इसके अलावा गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी किले में तब्दील हुई है, कितनी चाक चौबंद व्यवस्था है उसकी जानकारी हमारे संवाददाता देंगे। साथ ही पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा हो चुकी है। सेवा और साधना को राष्ट्र का नमन है, बताएंगे आपको इसके भी मायने क्या है। इसके अलावा भारत EU FTA की दहलीज पर है, इतिहास रचने की तैयारी है, क्या है इसके खबर का महत्व वो भी आपको बताएंगे। साथ ही डरपोक, असुरक्षित तानाशाह राहुल गांधी पर तीखे आरोप, इसके पीछे का समीकरण क्या है ये भी आप तक पहुंचाएंगे। ब्रिज से शंखनाद, सत्ता की लड़ाई का इशारा साफ है, इसके सियासी समीकरण क्या है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बेटियों की सुरक्षा पर सवाल, नीट छात्रा केस ने झकझोरा है, इसके पीछे का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा कड़ाके की ठंड का कहर, उत्तर भारत में शीतलहर का रेड अलर्ट है, बताएंगे मौसम के हाल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। साथ ही WEF के मंच से उठी है चिंगारी, अब ट्रंप और कार्नी आमने सामने होंगे, इसका विश्लेषण भी हमारे संवाददाता आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की पहली खबर। और आपको बता दें कि सबसे पहले बात करेंगे आज की पहली और महत्वपूर्ण खबर की, और वो है पद्म पुरस्कारों से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 130वें एपिसोड में देश को संबोधित किया। उन्होंने गणतंत्र दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस से पहले लोकतंत्र की ताकत, मतदाता की भूमिका और युवाओं के योगदान पर जोर दिया। मन की बात के 130वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। उन्होंने 26 जनवरी को संविधान निर्माताओं को नमन करने का दिन बताया और 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस की अहमियत रेखांकित की। मतदाता दिवस पर मैं अपने युवा साथियों से फिर आग्रह करूंगा कि वे 18 साल का होने पर वोटर के रूप में खुद को जरूर रजिस्टर करें। संविधान ने हर नागरिक से जिस कर्तव्य भावना के पालन की अपेक्षा रखी है, इससे वो अपेक्षा भी पूरी होगी और भारत का लोकतंत्र भी मजबूत होगा। प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया की यात्रा को देश के युवाओं के साहस और नवाचार की कहानी बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल ने भारत के भविष्य की नींव रखी। स्टार्टअप इंडिया की जर्नी, इस अद्भुत जर्नी के हीरो हमारे युवा साथी हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उन्होंने जो इनोवेशन किए वो इतिहास में दर्ज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जेनजी के बीच भक्ति और आधुनिक जीवन शैली के मेल को भी सकारात्मक बदलाव बताया। वहाँ जो गाया जा रहा होता है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे लय के साथ भजन की गूंज, इस चलन को आज भजन क्लबिंग कहा जा रहा है और यह खास तौर पर जैन जी के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने युवाओं से मतदाता के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभाने का आह्वान किया और स्टार्टअप इंडिया के जरिए नवाचार को नई दिशा देने वाले युवाओं की सराहना की। साथ ही उन्होंने जेनजी के बीच भक्ति को आधुनिक जीवन शैली से जोड़े जाने के प्रयास को सकारात्मक बदलाव बताया। गणतंत्र दिवस की 76वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को आत्मनिर्भरता, समावेशन और विकास का संदेश दिया। उनका संदेश स्पष्ट था, एक ऐसा भारत जहां सम्मान, सुरक्षा और अवसर हर नागरिक तक पहुंचे। राष्ट्रपति ने देश की दशा और दिशा पर नजर डालते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस केवल उत्सव नहीं बल्कि अतीत, वर्तमान और भविष्य का अवलोकन करने का अवसर है।
संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जीवंत उद्घोष है। गणतंत्र दिवस का पावन पर्व हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य में देश की दशा और दिशा का अवलोकन करने का अवसर होता है। स्वाधीनता संग्राम के बल पर 15 अगस्त 1947 के दिन से हमारे देश की दशा बदली। भारत स्वाधीन हुआ। हम अपनी राष्ट्रीय नियति की निर्माता बने। राष्ट्रपति ने गणतंत्र की असली ताकत उसके नागरिकों में बताई। सीमा पर सैनिक, खेतों में किसान, प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक और घर घर स्वच्छता का संदेश देने वाले हर हाथ भारत को आगे बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर उन्होंने लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का आह्वान किया और महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को गणतंत्र की परिपक्वता का प्रमाण बताया। हमारा संविधान विश्व इतिहास में आज तक के सबसे बड़े गणराज्यों का आधार ग्रंथ है। हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्वता के आदर्श हमारे गणतंत्र को परिभाषित करते हैं। राष्ट्रपति का संदेश साफ है, गणतंत्र केवल व्यवस्था नहीं बल्कि सतत साधना है। जब 140 करोड़ लोग राष्ट्र प्रथम की भावना से साथ चलेंगे, भारत का भविष्य स्वतः उज्जवल होगा। राष्ट्रपति ने देशवासियों को यह याद दिलाया कि इस देश का हर एक नागरिक विकास का वाहक है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ भारत आज आत्मनिर्भर भी है और विश्व बंधु भी। गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए जो विदेशी मेहमान और तमाम राज्यों से जो भी विशेष अतिथि आएंगे उनका खास ध्यान रखा गया है और ऐसे मौके पर जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद कर दी गई है। यानी देखिए इस प्लेस पर यानी इस पूरे पथ पर आने जाने वाले की सख्ती से जांच की जा रही है। 3 लेयर सिक्योरिटी होगी। जो भी पैदल यहाँ पर दर्शक आएंगे देखने के लिए इस परेड को और साथ ही साथ जो भी गाड़ियों से यहाँ पर आएंगे उनका यहाँ पर पूरा का पूरा जो जांच है वो 3 लेयर सिक्योरिटी में किया जाएगा। 10,000 दिल्ली पुलिस के जवान, साथ ही साथ अर्धसैनिक बल और विभिन्न टुकड़ियाँ इसमें शामिल हैं जो सुरक्षा घेरा यहाँ पर बना करके रखेगी। जमीन से लेकर आसमान तक तमाम जगहों पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होगी। एंटी ड्रोन सिस्टम यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। स्नाइपर्स को तमाम हाई राइज बिल्डिंग पर जो है वो रखा गया है। किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो तो उसका विशेष ध्यान रखा गया। आसपास के होटल्स की गहनता से जांच की गई है। हर आने जाने वाले गेस्ट लिस्ट की जांच की गई है। वेरिफिकेशन किया गया कि कोई भी संदिग्ध जो है वो इस परेड के दौरान गड़बड़ी ना कर सके। और साथ ही साथ इस बार स्पेशल जो है वो FRS सिस्टम यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को भी लॉन्च किया गया। यानी चश्मा जो दिल्ली पुलिस के पास होगा उससे वो किसी भी आपराधिक व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं, भले उसने मास्क पहना हो। उसका पूरा डेटा उसके अंदर शामिल होगा। ऐसे में कोई भी गड़बड़ी ना हो। 3,000 से ज़्यादा CCTV कैमरे जो हैं वो लगाए गए हैं और 30 इनके कंट्रोल रूम जो है इस एरिया के आसपास नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो है विशेष तौर पर लगाए गए हैं ताकि हर आने जाने वाले की मूवमेंट पर कड़ी नज़र रखी जा सके और इस गणतंत्र दिवस को जो भी लोग यहाँ देखने आए बहुत ही हर्षोल्लास के साथ देखें और इसमें शामिल हो सकें। कैमरामैन मुकुट के साथ में मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़, दिल्ली। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र ने किया अपनी विभूतियों को नमन। केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस साल अलग अलग क्षेत्र के कुल 131 गणमान्य लोगों को 131 पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया जाएगा। 131 पद्म पुरस्कारों की सूची में 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म विभूषण पाने वाले लोगों की सूची में प्रख्यात अभिनेता धर्मेंद्र देओल को मरणोपरांत KT थॉमस, N राजम, P नारायणन और VS अच्युतानंद का नाम शामिल है। PM मोदी ने पुरस्कार पाने वाले सभी लोगों को बधाई दी है। पद्म पुरस्कार की सूची में इस बार कई प्रसिद्ध हस्तियों को शामिल किया गया है। झारखंड के पूर्व CM दिवंगत नेता शिबू सोरेन और गायिका अलका याग्निक, एड गुरु, पीयूष पांडे, उद्योगपति उदय कोटक, वेलपल्ली नटेशन समेत 13 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। वहीं क्रिकेटर रोहित शर्मा, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर, हॉकी प्लेयर सविता पुनिया समेत 113 हस्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया है।
इस बार पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 19 महिलाएं हैं। इस सूची में विदेशी नागरिकों, अनिवासी भारतीयों, भारतीय मूल के व्यक्तियों और भारत के प्रवासी नागरिकों की श्रेणी में 6 लोग भी शामिल हैं। वहीं इस बार कुल 16 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पद्म सम्मान 2026 की यह सूची भारत के उन नायकों की कहानी कहती है जिन्होंने अपनी कला और योगदान से भारत का मान बढ़ाया है। महिलाओं की सशक्त भागीदारी हो या मरणोपरांत सम्मान, यह सम्मान न केवल व्यक्तियों का है बल्कि भारत की आत्मा का उत्सव है। वैश्विक आर्थिक साझेदारी की दिशा में भारत और यूरोपीय संघ इतिहास लिखने की ओर बढ़ रहे हैं। जल्द दोनों पक्षों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर मुहर लग सकती है। इस वक्त यूरोपीय संघ का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में है, जहां पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। बस इंतजार उस पल का है जब विश्व की दो विशाल अर्थव्यवस्थाएं सहयोग की नई गाथा लिखेंगी। भारत EU FTA केवल एक व्यापार समझौता नहीं बल्कि महत्वाकांक्षी आर्थिक साझेदारी का आधार माना जा रहा है। वैश्विक उथल-पुथल के बीच विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित करने, दोनों पक्षों के उत्पादों को नए बाजार मुहैया कराने और युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने में भी समझौता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जानकारों का कहना है कि भारत व्यापार समझौतों में मोबिलिटी से जुड़े प्रावधानों पर बल देता रहा है। ऐसे में इन समझौतों से भारतीय युवाओं को संभावनाओं का नया आसमान मिलेगा। आज भारत सरकार अनेक देशों से ट्रेड और मोबिलिटी एग्रीमेंट कर रही है। ये ट्रेड एग्रीमेंट भारत के युवाओं के लिए अनेकों नए अवसर लेकर आ रहे हैं। यूरोपीय संघ भारत का सबसे बड़ा वस्तु व्यापार भागीदार है। भारत के कुल निर्यात में EU की 17% हिस्सेदारी है। EU देशों को भारत का निर्यात करीब 76 अरब डॉलर है। वहीं EU से भारत का आयात लगभग 60 अरब डॉलर है। जहां एक तरफ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में एक है और 140 करोड़ से अधिक आबादी वाला एक बड़ा और लगातार बढ़ता हुआ बाजार है, तो वहीं 27 यूरोपीय देशों के बड़े और स्थिर बाजार तक मिल रही पहुंच भारतीय उद्योगों के लिए फायदे का सौदा रहेगी। इससे दवाओं, इंजीनियरिंग सामान, ऑटोमोबाइल पुर्जों, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में भारत के निर्यात में तेजी आएगी। भारत के साथ लगातार हो रहे आर्थिक समझौते दिखाते हैं कि भारत एक भरोसेमंद व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है। भारत ने बीते कुछ समय में UK, ओमान और न्यूजीलैंड समेत EFTA जैसे समूह के साथ भी आर्थिक समझौता किया है। ऐसे में इस वक्त सबकी निगाहें गणतंत्र दिवस के बाद होने वाली भारत EU शिखर वार्ता पर टिकी हुई हैं। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कुछ और बड़ी खबरें। आप देखते रहिए रिपोर्ट एट 10। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हाँ भाई, मेरा आना पक्का है। मैं 7 तारीख को आ रहा हूँ। बेटा फिर सोच लेते, शहर में जाके नौकरी करोगे, यहाँ तो अपना खेत है। और खेत में है क्या, माल टाइम से मंडी नहीं जा पाता है, सड़क कच्ची है तो कोई गाड़ी वाला आता नहीं है। ये खेती वेती छोड़ दो बाबा, आप मुझसे तो नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ शहर अपने दोस्त के पास। बेटा बाबा अब सड़क बन चुकी है, खेत से सीधा मंडी, और मैं अब यही रहूंगा आपके पास। सड़क ये दोस्त है मेरी, सड़क ये दोस्त है मेरी। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार।
व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं रिपोर्ट 10 और अगली खबर कांग्रेस में खुली जंग से जुड़ी हुई है। दरअसल कांग्रेस में अंतर्कलह की शुरुआत हो चुकी है और राहुल गांधी पर पार्टी के भीतर ही सबसे बड़ा हमला हुआ है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। कांग्रेस का अंदरूनी घमासान अब खुली जंग बनता दिख रहा है। पार्टी छोड़ चुके वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद ने एक पॉडकास्ट में राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन्हें भारतीय राजनीति का सबसे डरपोक और असुरक्षित नेता बताया। कांग्रेस में उठते सवाल अब फुसफुसाहट नहीं खुली बगावत का रूप ले चुके हैं। सवाल सीधा है, क्या कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व है या पार्टी एक परिवार के इशारों पर चल रही है? कभी कांग्रेस की सियासत के केंद्र में रहे डॉक्टर शकील अहमद ने बिहार चुनाव के बाद पार्टी छोड़ी और अब राहुल गांधी पर सीधा और तीखा हमला बोला है। एक पॉडकास्ट में शकील अहमद ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का सबसे डरपोक और असुरक्षित नेता बताते हुए कांग्रेस के अंदरूनी लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मैंने राहुल गांधी जी को ऐसी बात की है जो उनको पसंद नहीं कि आप ये नहीं कीजिए, आप ये नहीं कीजिए, ये गलत हो, इससे पार्टी को नुकसान होगा, ये होगा। मतलब वो आलोचना पसंद नहीं करते। आलोचना ही नहीं, मतलब अपने से कोई आदमी समझाने की कोशिश करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसको शायद अपना ह्यूमिलिएशन समझते हैं कि हमको बच्चा समझता है, हमको छोटा समझता है। हिंदी में गलत शब्द है लेकिन हमको दूसरा शब्द और समझ में नहीं आ रहा है। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमला यही नहीं रुका, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं तानाशाही मॉडल चल रहा है। शकील अहमद के इन बयानों से सियासत में भूचाल आ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर सवाल उठाने वालों को पार्टी से बाहर करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी उन सभी लोगों से घृणा करती है जो मानसिक रूप से संपन्न हो, जो वोट बैंक में संपन्न हो, जमीनी राजनीति में संपन्न हो और जो लोग संगठनात्मक अनुभव में संपन्न हैं। शकील अहमद बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सत्यमेव जयते कि राहुल गांधी एक डरपोक है। वो पहले एहसास भी नहीं करना चाहते कि उनके नेतागण क्या बोल रहे हैं उनके पार्टी के बारे में, उनके नेतृत्व के बारे में, और जो उन्होंने कहा सच्चाई है। मायावती जी सत्ता से बाहर हो गई तो वो छोड़कर कांग्रेस की तरफ आए। अब कांग्रेस छोड़कर कहाँ जाएंगे कहना मुश्किल है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनको अधिक से अधिक तवज्जो दिया जाए। कांग्रेस के भीतर नेतृत्व और लोकतंत्र को लेकर उठे ये सवाल नए नहीं हैं, लेकिन हमला इस बार पार्टी के भीतर से है। बीजेपी हमलावर है, कांग्रेस जवाब खोज रही है और राहुल गांधी एक बार फिर सियासी घेरे में हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भाजपा ने रणनीतिक मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने मथुरा की ब्रजभूमि से चुनावी बिगुल फूंकते हुए कार्यकर्ताओं को संगठन और चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत झोंकने का संदेश दिया। भाजपा 2027 में सत्ता की हैट्रिक के लिए अब जमीनी तैयारी में जुट गई है। मथुरा पहुंचकर नितिन नवीन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में आने का आह्वान किया और चेताया कि कुछ राजनीतिक ताकतें सिर्फ चुनाव के समय सक्रिय होती हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश करती हैं। भव्य स्वागत से साफ हो गया कि भाजपा संगठन चुनावी मोड में पूरी तरह सक्रिय है। इस देश में एक ऐसी ताकतें भी काम कर रही हैं
जो हमेशा इस देश को बांटने में, काटने में और विश्वास करती हैं, इस देश के संविधान को अपमानित करने में विश्वास करती हैं, हमें उन ताकतों से भी लड़ना है। चुनाव आते ही ये ताकतें फिर से जीवित होती हैं। भाजपा अध्यक्ष ने पूर्ववर्ती सरकारों पर अराजकता और कानून व्यवस्था ध्वस्त करने का आरोप लगाया। जो लोग राजनीति को टाइम पास समझते हैं, जो कुछ समय चुनाव आएगा तो आते हैं और फिर विदेश चले जाते हैं, वो उनको भी सबक सिखाने का समय फिर आता है। दौरे के दौरान नितिन नवीन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अक्षय पात्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी। इसके बाद बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। ब्रजभूमि में उठी ये राजनीतिक गूंज साफ कर देती है कि भाजपा ने 2027 चुनाव के लिए संगठनात्मक, वैचारिक और राजनीतिक रणनीति पर कमर कस ली है। मथुरा दौरा केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि 2027 के सियासी जंग का रणनीतिक शंखनाद बन गया। भाजपा ने संकेत दे दिया है कि संगठन, सरकार और वैचारिक स्पष्टता के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। जीत की हैट्रिक के लक्ष्य के साथ ही पार्टी ने चुनाव में शुरुआती बढ़त बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं। राजनीतिक उठापटक के कारण चर्चाओं में रहने वाला बिहार एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि इस बार इसकी वजह एक ऐसी घटना है जिसने पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया है। नीट छात्रा की मौत मामले में आई एफएसएल रिपोर्ट ने पटना पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ा दी। साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि जिस मामले को आत्महत्या बताकर रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी, वो असल में दिल दहला देने वाली दरिंदगी थी। पटना में नीट छात्रा की मौत के मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है। छात्रा के कपड़ों की फॉरेंसिक जांच में स्पर्म के अंश मिले हैं जो मृतक के साथ यौन उत्पीड़न की ओर इशारा कर रहे हैं। एफएसएल रिपोर्ट सामने आने से पहले रेप की आशंका को नकारने वाली पटना पुलिस अब बैकफुट पर नजर आ रही है। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में सीआईडी की टीम भी शामिल हो गई है। रविवार को सीआईडी की टीम ने शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। जो दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। रिपोर्ट आया तो अब सरकार को जल्द से जल्द उसको दबोचना चाहिए। इस मामले को लेकर मृतक के परिजन पहले दिन से ही किसी अनहोनी की आशंका जता रहे थे। आरोप है कि पटना पुलिस के कुछ अधिकारी निष्पक्ष जांच के बजाय मामले को रफा दफा करने की कोशिश में जुटे थे। हालांकि बढ़ते जनाक्रोश के बाद पटना एसएसपी ने शनिवार को कदमकुआ थानाध्यक्ष हेमंत झा और चित्रगुप्त नगर थानाध्यक्ष रोशनी कुमारी को निलंबित कर दिया। डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। उसका प्रमाण ये है कि एफएसएल में भेजा गया सब कुछ। किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और किन कंडीशंस में हुआ ये भी पता किया जाएगा। बता दें कि 6 जनवरी को नीट छात्रा हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली थी, जिसके बाद उसे पटना के 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 9 जनवरी को जब मेदांता अस्पताल में छात्रा की हालत बिगड़ी, तब जाकर पुलिस ने पहली बार शिकायत दर्ज की। आखिरकार 11 जनवरी को छात्रा ने दम तोड़ दिया। पूरा देश नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से जानता है, जिन्होंने बिहार को जंगल राज से निकालकर बेटियों को नई उड़ान दी। हालांकि अब एक महिला पुलिस अधिकारी की लचर कार्यशैली के कारण पूरा सिस्टम ही सवालों के कटघरे में खड़ा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस घटना के लिए महज एक निष्पक्ष जांच ही काफी होगी? देश इन दिनों कड़ाके की ठंड की गिरफ्त में है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में तेज बारिश और पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी के बाद ठंड ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने भी इसको लेकर कई राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सर्दी का असर बढ़ गया है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में बारिश और बर्फबारी के बाद तापमान और गिरा है। तेज हवाओं ने कपकपी बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी ने रौनक बढ़ाई है, लेकिन जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मनाली और कुल्लू में नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप हो गई, जबकि शिमला में सड़कें साफ करने का कार्य जारी है। उत्तराखंड में मौसम फिलहाल साफ है, लेकिन 28 जनवरी तक पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी है। बारिश और बर्फबारी ने सूखे का असर खत्म किया और पर्वतीय क्षेत्र चांदी की तरह चमक उठा। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बाद भी 683 सड़कें बंद हैं। शिमला में 412 सड़कें अवरुद्ध हैं। लाहौल स्पीति, चंबा, मंडी और कुल्लू में यातायात प्रभावित, प्रशासन बहाली में जुटा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ के बीच बंद हाईवे 144A को
बीआरओ की टीम ने खोल दिया। सड़क खुलते ही यातायात बहाल हुआ और यात्रियों को राहत मिली। बर्फ से ढके पहाड़ सैलानियों को तो खूब लुभा रहे हैं, लेकिन रास्ते पे लगने वाला भारी जाम और तेज बर्फीली हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त सा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बर्फीली हवाओं की चुनौतियां आने वाले दिनों में बरकरार रह सकती हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका की स्वार्थी नीतियों पर जमकर हमला बोला, जिसके बाद ट्रंप बौखला गए हैं। कार्नी ने अमेरिका को टूटती व्यवस्था बताया, जिसके जवाब में ट्रंप ने कनाडा पर टैरिफ की तोप तान दी है। चीन का बहाना बनाकर ट्रंप ने कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दे डाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को चीन के साथ व्यापार को लेकर खुली चेतावनी दी है। ट्रंप का साफ संदेश, अगर कनाडा ने चीन के साथ किसी भी तरह का समझौता किया तो अमेरिका कनाडा से आने वाले हर सामान पर 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ने कहा, अगर मार्क कार्नी ये सोचते हैं कि कनाडा चीन के लिए अमेरिका तक पहुंचने का रास्ता बनेगा तो वो गलत है। ट्रंप का दावा, चीन कनाडा के कारोबार, समाज और जीवन शैली को पूरी तरह तबाह कर देगा। इससे पहले भी ट्रंप कह चुके हैं कि चीन 1 साल में कनाडा को खा जाएगा। ट्रंप की झुंझलाहट यही नहीं थमी, उन्होंने मार्क कार्नी को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता तक वापस ले लिया। लेकिन ट्रंप की धमकियों के आगे मार्क कार्नी झुकते नहीं दिखे। कार्नी ने जवाब में कनाडा में स्वदेशी आंदोलन का बिगुल फूंका और देशवासियों से कनाडाई उत्पाद खरीदने की अपील की। कार्नी ने चेताया, कनाडा की अर्थव्यवस्था पर फिलहाल बाहरी खतरा है। बीते हफ्ते मार्क कार्नी के चीन दौरे के बाद कनाडा चीन व्यापार समझौते की अटकलें तेज हो गई हैं और यहीं से ट्रंप और भड़क गए। दुनिया को हुक्म देने वाले ट्रंप अपने ही देश में घिरते नजर आ रहे हैं। मिनीसोटा के मिनियापोलिस में फेडरल इमिग्रेशन एजेंट्स की गोली से एक व्यक्ति की मौत के बाद अमेरिका के कई हिस्सों में प्रदर्शन भड़क उठे। डेमोक्रेट गवर्नर टिम वॉल्स पर फोड़ दिया। अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही ट्रंप लगातार कनाडा पर दबाव की राजनीति कर रहे हैं। कभी धमकी, कभी टैरिफ, कभी कनाडा को अमेरिका का राज बताने की बयानबाजी। लेकिन मार्क कार्नी डटकर अमेरिकी चुनौती का सामना कर रहे हैं। पूरी दुनिया पर पकड़ बनाने का सपना देखने वाले ट्रंप की साख अब उत्तरी अमेरिका में ही सवालों के घेरे में है। और इसी के साथ ही रिपोर्टर 10 में आज के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।